बिहाइंड द क्राइम पर स्वागत है आप सभी का। क्राइम स्टोरीज का हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम आप तक जो रियल लाइफ में क्राइम इंसिडेंट्स हुए हैं उन सभी को एक स्टोरी फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक अनोखी होने वाली है, अपने तरीके की एक अनोखी स्टोरी है जिसके अंदर जो खूनी है, जो कातिल है, वो खून करने के बाद जिसका वो खून करता है उसके पाँव पकड़कर रोता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका खून किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझे एहसास नहीं था मैंने कितनी बड़ी चीज़ कर डाली है। ये हाल की ही घटना है और ये अभी यकीन मानिए 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल किलिंग की इंसिडेंट में से एक है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। 23 दिसंबर 2024 पंजाब के रोपड़ से एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके ऊपर आरोप था कि उसने अगस्त में मनिंदर नाम के एक शख्स को जान से मार दिया था। और सोडी को पकड़े जाने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने जिस शख्स को मारा था मनिंदर को, उसने सेलफोन चुराया था और सेलफोन किसी एक शख्स को उसने बेच दिया था। और जब पुलिस ट्रेस करते करते उस शख्स तक पहुंची, उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि साहब ये मेरा फ़ोन तो है ही नहीं, ना ये मेरा नंबर है, मैंने सस्ते में किसी और इंसान से ख़रीदा है। तो पुलिस उसे कहती है कि तुमने जिस इंसान से ख़रीदा है उसकी स्केच बनवाओ। तो वो जैसे तैसे करके उसकी स्केच बनवाता है, जो मैं अपनी स्क्रीन पे भी इस समय लगा दूंगा। वो स्केच अलग अलग थानों पे, अलग अलग जगहों पे लगा दी जाती है और जिसके बाद एक समय के बाद पता चलता है कि हाँ भाई ये शख्स पकड़ा जाता है। ये शख्स यही बंदा है जिसका नाम है राम स्वरूप। जब राम स्वरूप अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है तो पुलिस ने तो उसको ऑब्वियसली एक ही केस के लिए पकड़ा था, एक ही मर्डर के लिए पकड़ा था। लेकिन जब वो किस्सा सुनाना शुरू करता है तो पुलिस के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि मैंने अब तक कुल 11 कत्ल किए हैं और इसके बारे में भी वो ये श्योरिटी नहीं कहता कि हाँ मैंने 11 ही किए हैं या इससे ज़्यादा किए हैं, क्योंकि उसने बताया कि ये खून मैंने नशे की हालत में किए हैं और मुझे पता नहीं कि मैंने ये खून आखिर कर कैसे दिए। इसके बारे में मुझे भी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 खून मुझे याद है अच्छे से और 11 खून मैंने ओवरऑल किए, जो कि बदहवास हालत में भी की, अपने होश में भी किए। अब क्या कुछ रहा, कैसे वो इस हालात तक पहुँचा और कहाँ कहाँ उसने कत्ल किए, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल राम स्वरूप एक ठीक ठाक परिवार से आता है। उसके घर में माता पिता, और जैसे आपका मेरा परिवार है वैसे ही उसका भी एक परिवार था। बचपन में ठीक ठाक था पढ़ाई लिखाई करने में, 10वीं तक आते आते वो एक बार फेल भी हो चुका था जिस वजह से उसको मार भी पड़ती थी। लेकिन बचपन में उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, उसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी लड़कियों की तरह थी। वो लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद करता था, वो लड़कियों की तरह बनना चाहता था, मतलब इस तरीके की चीज़ें थी। और वो कहीं ना कहीं समलैंगिक यानी कि गे की तरह हरकतें किया करता था। बचपन में जब ये सब चीज़ें घर वाले सुनते थे, ये सब चीज़ें घर वाले देखते थे उसको करते हुए, तो कहीं ना कहीं रोकते थे, टोकते थे, मारते पीटते भी थे। जब राम स्वरूप बड़ा हुआ तो पंजाब का था, ऑब्वियसली उसकी एक इच्छा थी कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं। उसने बाहर सऊदी में जाकर के आगे पढ़ाई किया, आगे काम भी उसने वहीं पे किया। उसके बाद वो वापस भारत आया, भारत में अपने माता पिता के साथ रहा कुछ समय, लेकिन घर की आर्थिक हालत ज़्यादा ठीक उस समय थी नहीं। तो उसके बाद वो कतर चला गया। कतर में उसने नौकरी की, घर के ऊपर जो भी कर्जे थे, जो भी घर की फाइनेंशियल स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, उसको ठीक करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, उसने अच्छा काम किया। उसके बाद जब वो कतर से भारत वापस आया तो उस समय उसके घर वालों ने सोचा कि हाँ अब सही समय है, बेटा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, पैसा भी कमाने लगा है, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। राम स्वरूप की शादी करा दी जाती है, बहू आती है, उनकी पत्नी आती है घर में। तकरीबन शादी को 2 साल हुए थे और 3 बच्चे भी राम स्वरूप के हो गए थे, जिसमें से एक बड़ी बेटी थी, 2 उनके बेटे थे। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे राम स्वरूप की हरकतें भी बिगड़ने लगी थी। अब वो शराब का आदी हो गया था, वो नशे का सेवन करने लगा था, जिसकी वजह से घर में लगातार लड़ाई झगड़े हुए करते थे। उसकी बीवी से पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, फिर माता पिता से हुआ करता था। तो एक बार उसकी नशे की इस आदत से तंग आकर के उसके पिताजी ने उसको धमकी दे डाली, भाई अगर तूने ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी ना तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुझे 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो इसके बाद वो डिसाइड करता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वो अवॉइड करेगा, लेकिन वो ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाता। और एक समय आने के बाद जो थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है तो उसके पिता उसे खुद घर से निकाल देते हैं। जब उसे घर से निकाल दिया जाता है तो वो ट्रक वालों से
कह सकते हैं लिफ्ट मांग के एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था, दुनिया एक्सप्लोर करता था, इधर उधर जाता था, थोड़े बहुत काम कर लेता था, दिहाड़ी मजदूरी कर लेता था, तो जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। जब वो अलग अलग जगह घूम रहा था, अलग अलग जगह जा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने देखा कि जो ट्रक वाले हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसने एक चीज़ काफ़ी कॉमन नोटिस की कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, जो गेज हैं, जो गे लोग हैं, वो उन ट्रक वालों के साथ सफ़र करते हैं और वो लोग उनको प्लेजर देने का एक तरीके से काम करते हैं, जिसके बदले उनको पैसे भी मिलते हैं। अब रामस्वरूप सोचता है कि मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग्स हैं, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। उसने धीरे धीरे करके ये चीज़ करनी शुरू की। एक दफ़ा साल 2023 जून के महीने में एक इंसिडेंट हुआ। वो ऐसे ही एक कैब को रुकवाता है, उससे पूछता है, क्योंकि उसकी एक बचपन से आदत रही थी कि वो मेकअप बहुत अच्छा करता था, वो लड़कियों की तरह सजता संवरता था। तो अब रामस्वरूप की एक आदत अब ये बनना शुरू हो गई थी कि वो दिन में अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और शाम होते होते वो लड़कियों की तरह मेकअप करता, उनकी तरह कपड़े पहनता, साड़ी पहनता, सूट पहनता और उसके बाद वो कैब ड्राइवर्स को या फिर ट्रक वालों को या फिर जो भी गाड़ियाँ आती जाती थी उनको वो टारगेट किया करता था। तो जून 2023 में वो ऐसे एक गाड़ी वाले को पकड़ता है, उसको अप्रोच करता है और वो तैयार भी हो जाता है। चीज़ें 200 रुपये पे फाइनल हुई थी। जो भी चीज़ें जब होती हैं ख़त्म होने के बाद उसको वो कैब वाला, वो गाड़ी वाला सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये देता है। अब इन सब से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था वो रामस्वरूप उर्फ सोढ़ी, और वो गुस्से में आकर के वो अपने साथ गले में एक मफलर रखता था, उसने उसी मफलर से उसका गला घोट दिया। गला घोटा, उससे पहले दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। कुल मिलाकर के यहाँ से सोढ़ी ने अपने कह सकते हैं जुर्म की दुनिया में एक कदम रख दिया था। सीरियल किलर बनने की राह पर वो निकल चुका था। पहला किल वो कर चुका था, पहला बंदा। इसके बाद उसने एक एक करके तकरीबन 11 बंदों को कुछ इसी तरीके से मारा। सोढ़ी को जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैंने हर किसी को लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं मारा, बहुत लोग मेरे ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करते थे, बहुत लोग मेरे ऊपर गलत सलत कमेंट करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। उसने ये भी बताया कि मैं कोई अपने साथ हथियार कैरी नहीं करता था, मैं कोई ऐसा क्रिमिनल माइंड का बंदा नहीं था, और कई बार तो मैं अपने होश में भी नहीं था जब मैंने किसी बंदे को मारा। यानी कि शराब का आदी तो वो था ही। कई बार उसने शराब के नशे में भी कत्ल की। जो उसने बताया 11 का फिगर, वो अभी तक पुलिस श्योर नहीं कि वो 11 ही हैं या उससे ज़्यादा हैं या उससे कम है, क्योंकि अभी तक कुल 6 लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है जिनको उसने मारा। इसके अलावा लोगों की अभी तक पहचान भी नहीं हो सकी है जिनको वो मारता और मारकर फेंक देता या फिर उनको लूट कर वो भाग जाता। इसके बारे में अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं है। जब पुलिस कस्टडी में वो था तो उसने चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से उसने रखा। उसने कहा कि भाई मुझे बहुत गिल्ट फील होता था। जब उससे पूछा गया कि हाँ तुम्हें कुछ फील होता था, उसने कहा हाँ मुझे बहुत गिल्ट फील होता था, मुझे बहुत बुरा फील होता था जब मैं लोगों को मार देता था, और इसीलिए मैं उनके पाँव पकड़ता था, मैं वहाँ पे रोता था, गिड़गिड़ाता था कि मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हें मारने का, लेकिन हाँ मुझे मारना पड़ा क्योंकि ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी। अब इसी तरीके से उसने एक और चीज़ रिवील की। उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी शराब की आदत छोड़ूं, लेकिन मैं अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ पाता था, और शराब जब मैं पी लेता था उसके बाद मैं क्या करता था मुझे कुछ भी याद नहीं। और यही एक वजह है उसने कितने लोगों को मारा, ये चीज़ एग्जैक्ट तरीके से उसे खुद भी नहीं पता है। आज की ये जो कहानी थी, ये कहानी है कह सकते हैं पंजाब के सबसे बड़े गे किलर की। एक ऐसा किलर जिसने अपने लिए, जिसने अपनी वजह से कई लोगों का खून कर दिया। तकरीबन 11 लोगों की यह संख्या बताई जा रही है। पुलिस अभी भी इस केस को लेकर काम कर रही है। 23 दिसंबर अभी हाल की ये घटना है, हाल ही में इसको पकड़ा गया है, और इन सब को लेकर के अभी चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई होनी है। हर वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम सब के लिए एक सीख है कि किस इंसान के दिमाग में किस समय क्या चीज़ चल रही है, ये किसी को भी नहीं पता। कोई इंसान किस तरीके से क्रिमिनली माइंडेड हो सकता है, ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। आपके सामने बैठा एक शख्स, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप शायद इस बात को कभी सोच ही ना सकें, क्योंकि वो क्रिमिनल अपने दिमाग को इस तरीके से चलाने लगता है कि वो सामने वाले के लिए एक विलन बन जाता है, और देखते ही देखते वो अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। सोढ़ी ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक समय जाने के बाद वो 11 खून कर चुका होगा और उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज होंगे।
मनिंदर की जब उसने हत्या की थी उसके बाद उसके पास मौका था कि वो भाग जाता, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन एक छोटा सा सबूत जो उसने मोबाइल फ़ोन वहाँ से उठाया वही एक वजह बन गई उसको पुलिस तक पहुँचवाने में। आज की ये कहानी थी। इस कहानी से आपके लिए क्या क्या टेक अवेज रहे आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बिहाइंड द क्राइम के इस सीरीज़ में और बहुत सारे क्राइम एपिसोड्स आने वाले हैं। मस्ट करें कि चैनल सब्सक्राइब हो, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, वीडियो को लाइक करें।